तो बेटा टेलीस्कोप जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से डिफरेंस क्यों होता है, उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव क्यों होता है? इसलिए बदलाव होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हमारे पास छोटी चीज को हमें बड़ा करना होता है, ठीक है। लेकिन टेलीस्कोप में क्या है कि हम बहुत दूर की चीज को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये पहले जो क्या होता था कि पहले ये वाला लेंस छोटा होता था, जो पहला लेंस था, अगर डायग्राम की ओर ध्यान दो, ठीक है, तो इन्फिनिटी वाला केस है, तो लेंस ये देखो छोटा है ना, ये बड़ा है, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें बड़ा लेंस पहले लगा होगा, ठीक है, ये इसमें बेटा बड़ा लेंस पहले होगा और छोटा लेंस यहाँ पे बाद में होगा, ठीक। बाकी सारी चीजें वही पहले वाली है। मान लो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहां से लाइट आ रही है तुम्हारी, ठीक। तो ये लाइट जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक, ये याद रखना है तुम्हें। तो यहाँ पर भी वही मैग्निफिकेशन कैसे होगा? tan बीटा बाई tan अल्फा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका फोकस हो गया, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का हो गया। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि डायग्राम अगर आता रहेगा तो न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। यहां से यहां तक ये क्या बन गया? यूई बन गया, ठीक, ये बीटा एंगल हो गया। तो मैग्नी और ये क्या हो गया तुम्हारा? 25 सेंटीमीटर हो गया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो गया ये, ठीक। तो इस तरह का जो टेलीस्कोप है, ऑब्वियसली इसमें लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी इसको बोला जाता है। यानी अगर कभी कभी तुम्हें आएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो है ही, इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कभी कभी बोला जाता है, ठीक। तो ये फोकल लेंथ इसकी ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होती है, बड़ा लार्जर साइज होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बड़ा रखना चाहिए हमें? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग पावर बढ़ जाए और उसकी रिजोल्यूशन जो पावर है या रिजॉल्विंग पावर है वो भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है पूरी जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, पहले भी जो हमने करी, तो उसमें हमने क्या लिया था? tan बीटा बाई tan अल्फा लिया था। यानी जो इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि ये वाली इमेज, ये tan बीटा हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसको मिटा दूंगा मैं, लेकिन तुम समझो पहले। तो tan बीटा क्या हो गया? ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डी है ना, यहां से यहां तक डी है, देखो डी है यहां से यहां तक, ठीक है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan बीटा बाई tan अल्फा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक, समझ गए। तो इस तरीके से याद रखना है कि किसका मैग्नीफिकेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है लेंस की वजह से, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी लेंस की वजह से वो यहां पे बन गई, और इस इमेज का फाइनल इमेज, ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस वाले लेंस के लिए, और फाइनल इमेज यहां पे बना देगी, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो तो ये लिख लो, एंगल सबटेंडेड बाय द एट द आई बाय द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी व्हेन सीन डायरेक्टली इफ अल्फा बीटा आर स्मॉल। तो अब tan बीटा और tan अल्फा देख लेते हैं। तो tan बीटा डायग्राम में देखोगे तो a डैश b डैश अपॉन b डैश e आ रहा है, ये रहा, ये बन रहा है, ये tan बीटा हो गया, ठीक है। ये दोनों एंगल ले लिया हमने, और दूसरे वाले में क्या लिया हमने? a डैश b डैश अपॉन o b डैश ले लिया। तो o b डैश किधर आ रहा है? a डैश b डैश अपॉन o b डैश, ये यहां से यहां तक का, ठीक है। तो दोनों हमने ले लिए और दोनों को कैंसिल आउट किया, तो ये आ गया हमारा ओ बी डैश आ गया, बी डैश आ गया। तो ओ बी डैश क्या था? ओ बी डैश तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस था एफ नॉट, ठीक है। तो एफ नॉट ले लिया हमने, प्लस में लेंगे हम, क्यों लेंगे प्लस में? क्योंकि पॉजिटिव एक्स क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये पॉजिटिव एक्स क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे? इसे प्लस में ले लेंगे बेटा, ठीक है। ऐसे ही जो ये है दूसरा वाला जो है बी डैश ई जो है वो किसके इक्वल है? यूई के इक्वल है। यहां से यहां तक यूई है, तो बी डैश ई जो है यूई के इक्वल है, तो हम यहां से यहां तक इसकी वैल्यू को लिख लेंगे। और ये क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? ये हम लेंगे नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि ये यहां पर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे बन रहा है ये, अंडरस्टूड।
तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास फॉर्मूला होता था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता था ना। अब v जो है वो कहाँ पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में बन रहा है, तो d लिख दिया, u की जगह पे u ही लिख दिया, f की जगह पे फोकल लेंथ किसकी वजह से, आई पीस की वजह से, तो आई पीस लिख लिया, f ही। फिर इसको 1/u ही लिख लिया, 1/f ही लिख लिया, 1/d लिख लिया, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना, पहले भी बताया ऐसे तुम्हें। तो इसको मैं f0/fe और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1+fe/d भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारी मैग्निफिकेशन किसके लिए आ गई, जब हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बना रहे हैं। अंडरस्टूड, लिख लो उसको। और ये हमेशा याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि फाइनल इमेज जो बन रही है वो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, ये इसका मतलब है। वैसे डेरिवेशन नहीं है इसमें, एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं है, केवल इंट्रोडक्टरी आइडिया दिया हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल है पीछे जो, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो डेरिवेशन भी कर ही लो साथ साथ जो है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल इंट्रोडक्टरी लेवल का ही दिया हुआ है इसमें। अब अगर मान लो हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखते हैं, ठीक, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट देखते हैं तो उसका एक डायग्राम बना लो, यानी हम नॉर्मली एडजस्टमेंट में देख रहे हैं जो है, तो इसमें भी वही tan β/tan α होगा, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम इसको यूज करें, यानी एडजस्टमेंट करते हैं ना हम, कैमरे का फोकस और साइज सब चेंज करते हैं, कैमरे को जो फोकस होता है उसको फोकस करने के लिए हम मूव करते हैं ना आगे पीछे, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में कैसे काम करेगा ये, उसके बारे में ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो सेटअप हमारा वही पहले की तरह ही होगा, ठीक, सब कुछ पहले की तरह ही होगा। m क्या होता है, tan β/tan, पहले डायग्राम बना लो, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डायग्राम के हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पे भी जो मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी, tan β/tan α होगी, और tan β में tan β ये होगी तुम्हारी, ठीक है, और tan α कौन सी होगी, ये होगी a'/b' अपॉन में ob', ये, और इसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ, ये, ठीक है, ये होगी तुम्हारी, ठीक। तो यही लिखेंगे हम इसमें, और सब कैंसिल आउट करेंगे तो a'/b' अपॉन ob' आ जाएगा। a'/b' क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल रहा है, साफ साफ फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, और ये आई पीस का है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीधा ये आ जाएगा, m = -f0/fe। कोई बहुत इसमें ज़्यादा काम करना नहीं है, एनसीईआरटी में इस पर एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये डेरिवेशन तो खैर नहीं आएगी बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन फिर भी समझ लो काम आएगी है, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल इंट्रोडक्टरी बस इंफॉर्मेशन दी है, वही हमें करनी है, ठीक है, इसको लिख लो। अब दूसरा जो टेलीस्कोप है वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो रिफ्लेक्शन किस में होता था बेटा, मिरर में होता था ना। तो ये वाला जो टेलीस्कोप है इसको कैसीग्रेन ने डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पर ये रखा गया है, कैसीग्रेन टेलीस्कोप भी बोला जाता है, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मिरर यूज किए जाते हैं, यहाँ पे एक मिरर यूज किया जाता है, यहाँ पे एक मिरर यूज किया जाता है। यानी लाइट क्या होती है, कहीं दूर से आ रही है, यूँ आती है लाइट और ऐसे बेंड हो जाती है, बेंड होने के बाद एक और मिरर हम लगा देते हैं, और बेंड होने के बाद ये फिर से यहाँ पे इमेज फाइनल बन जाती है और वो हम देख लेते हैं, ठीक। इस तरीके से आती है। यहाँ थोड़ा मैंने एरो उल्टा बना दिया, यूं बन जाएगा ऐसे, ठीक। तो कॉनकेव ऑब्जेक्टिव मिरर हम यूज करते हैं, तो ऐसे टेलीस्कोप को हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हम कहते हैं, ठीक। एडवांटेज क्या क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं है, केवल इंट्रोडक्टरी नॉलेज ही है बस, और एक ही न्यूमेरिकल है केवल इस पे। तो एडवांटेज क्या है कि एक तो ये है कि जो पहले जो हमने लेंस देखे बहुत हैवी होती हैं, वो तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें थोड़ा बहुत क्रोमेटिक एबरेशन हो जाता है, तो उससे हमारी जो रिजॉल्विंग पावर है, अब ये रिजॉल्विंग पावर क्या है, रेजोल्यूशन पावर क्या है, तो किसी दो चीज़ों में कितना फ़र्क कर सकती है। जैसे मैं एक सिंपल अगर एक बोलूँ, एक एग्जाम्पल दूँ तुम्हें, कि जैसे मान लो कि ये लिया हुआ, ये मैंने ए लिख रखा है, ये मैंने बी लिख रखा है, तो आप जितना दूर जाओगे ना, जितना दूर जाओगे तो कितना क्लियरली ए और बी का गैप आप देख पा रहे हो, या ए और बी को डिफाइन कर पा रहे हो अलग। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो धुंधला होता जाएगा ये। तो यानी कि अगर किसी लेंस की या मिरर, किसी लेंस की अगर अच्छा लेंस है वो, तो वो इन दोनों चीज़ में फ़र्क ईजिली दिखा पाएगा अगर वो लेंस अच्छा। लेकिन अगर उसमें क्रोमेटिक एबरेशन होगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, धुंधला होता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो हम लोग तो बहुत दूर की चीज़ें देख रहे हैं, आ रही बात समझ में। सो रिजॉल्विंग पावर जो है उस पर फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो है ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसमें क्रोमेटिक एबरेशन मैं तो नहीं कह सकता कि 100% हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी कम होता है एज कम्पेयर टू लेंस, ठीक। और
पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हम यूज करें तो स्फेरिकल एबरेशन हम हटा सकते हैं, वो भी हम हटा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत हैवी नहीं होते, और एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो हमने अभी ऊपर अभी पढ़ा है, ठीक है। इसको बना लो डायग्राम को फटाफट, इस डायग्राम को बना लो, ये इंपॉर्टेंट चीज लिख लो एनसीईआरटी के हिसाब से, और यही पूछा जाता है सीबीएसई में, यही पूछा जाता है एडवांटेज क्या है भाई, ये सीबीएसई में आया हुआ है, और डिसएडवांटेज भी क्या है ये भी पूछा हुआ है। अब आते हैं इसमें कि डिसएडवांटेज क्या है। तो दिक्कत यह है कि यहाँ पे बहुत छोटी जगह मिलती है, इस छोटी जगह पे सारा कुछ काम करना पड़ता है जो है, तो ये जगह को मैनेज करना और इसमें घुसना बड़ा थोड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, ठीक। सो इनसाइड द टेलीस्कोप ट्यूब पे करता है, जिसका एरिया बहुत छोटा होता है, ठीक। ये इसमें एक डिसएडवांटेज है। अब ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9.36 एनसीईआरटी, ठीक है। अपना एनसीईआरटी का बुक ओपन कर लो, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक कैसिग्रेन टेलीस्कोप है, ये मैंने बना दिया, कैल्सियम टेलीस्कोप जो है, ये कैसिग्रेन टेलीस्कोप है, ये इसके मिरर्स बना दिए मैंने, ठीक। 2 मिरर यूज कर रहा है। सच अ टेलीस्कोप इज बिल्ट विद द मिरर 20 mm अपार्ट, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो 20 mm का है, ठीक है। कह रहा जो लार्जर में, पहले इसमें ये बताओ लार्जर मिरर कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, लार्ज मिरर कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला लार्ज मिरर है, ठीक है। तो इसका रेडियस कर्वेचर दिया है कितना, अपने कितना दे रखा है 220 mm, फोकल लेंथ दे रखी है, इसको कर लेंगे 110 mm आ जाएगा। ऐसी स्मॉलर वाला कितना आ जाएगा 70 mm आ जाएगा, आएगा ना, ठीक। तो कह रहा है वेयर विल द फाइनल द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बी, यानी इन्फिनिटी से लाइट आ रही है और इसकी इमेज कहां बनेगी। तो पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम 1/v + 1/e = 1/f निकालेंगे, ठीक। और फोकल लेंथ हम कौन सी वाली यूज करेंगे, ये वाली, बड़े वाले की लेंगे फोकल लेंथ, क्योंकि भाई सबसे पहले लाइट इसी पे गिर रही है ना। तो लाइट अगर इस पे गिर रही है और उसके बाद ये देखेंगे, तो ये हम इसमें जो u निकालेंगे, इसका u निकालने के लिए क्या करेंगे, फोकल लेंथ जो पहले वाले की है, जो बड़े वाले की है, -d करेंगे, यानी आपस में जो इनके गैप है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 90 mm आ जाएगा इससे, क्योंकि 20 mm का गैप हमें दिया हुआ था, क्योंकि जो इमेज वो बनाएगा वो इमेज दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज बना देगी। तो हमें u पता करना बहुत जरूरी है, तो हमने u ले लिया इसका, ठीक। और 1/v ले लिया, 1/u ले लिया, 1/f2 ले लिया, तो फॉर्मूला तुम पता ही है, तुम्हें सबको पता है 1/v + 1/u किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल होता है ना। तो अब मैंने यहां से क्या निकाल लिया, v निकाल लिया, ये 70 डाल दी इसकी वैल्यू, 70 डाल दी फोकल लेंथ की वैल्यू जो इसकी, और इसकी 90 डाल दी, ठीक है। अब करो सॉल्व, तो v निकल जाएगा तुम्हें 315 mm आना चाहिए, सॉल्व करके देखो। तो अब ये जो 315 mm आया है उसको सेंटीमीटर में बदल दोगे। अब आ जाओ बेटा 9.34 पे आ जाओ, ये भी टेलीस्कोप का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का है, इसको फटाफट निकाल लो, इसी टॉपिक से रिलेटेड है ये। अभी जो हमने पढ़ा है ना, देखो 4-5 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। 9.34 निकाल लो एनसीईआरटी फटाफट के, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश करो, जो डेरिवेशन में हमने किया था। कह रहा है एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंथ देर का 140 सेंटीमीटर, ये बना लिया टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप हो गया, और 140 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। जो है आई पेस कितना दिया हुआ है इसका, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमने यहां बना लिया इसको, ठीक। तो कह रहा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन टेलीस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट, टेलीस्कोप जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, और व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, और जब फाइनल इमेज डी पे बन रही है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल ये, ठीक है, दोनों में सीधा फॉर्मूला लगाना है। ये हमारा सिचुएशन हो गया। पहला हम निकालेंगे f0/fe, ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला, अभी ऊपर बताया था मैंने, यहां पे मैग्निफिकेशन ये निकाला था f0/fe, ठीक है। तो इसको पुट कर दूंगा यहां पे सीधा, और कुछ तो दिया नहीं है हमें। तो f0/fe कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या बताना है, जब फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी d 25 सेंटीमीटर लेना है, तो दूसरे में ये लगा दोगे फटाफट, एग्जैक्टली सब कुछ दिया हुआ है, और इसमें 5/25 कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। मुश्किल था क्या, 30.6, यस सर। हाँ इजी हो गया। चलो अब 9.35 करो, अब 9.35 करो,
अल्फा सर। सेपरेशन पूछा ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस में, ट्राई करो फटाफट। यस सर बस। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में 9.35 में बिल्कुल 9.34 की डेटा लेना है। 45 है तो और जब तुम्हें डेरिवेशन बताई थी तो मैंने बोला था फोकल नॉट ऑब्जेक्टिव और आईपीस वाला होता है, दोनों को जो आप ऐड कर देते हैं, फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस वाली होती है उनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 145 सेंटीमीटर। ठीक है, असली चीज जो है वो अब सेकंड वाले पार्ट में करनी है तुम्हें। कह रहा है आप इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू अ 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, मतलब कह रहा है कि ये हमारे पास था लेंस, पहला लेंस। ठीक है, सो कह रहा है कि टेलीस्कोप से हम क्या व्यू कर रहे हैं, 100 मीटर टॉल टावर है यहां पर, ये 100 मीटर टॉल टावर है और 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा वाला एंगल होता था, यहां पे कौन सा वाला एंगल होता था बेटा, यहां पे कौन सा होता था, अल्फा होता था ना यहाँ पे। अल्फा, हाँ यस सर। तो अल्फा लोगे तो क्या निकल जाएगा इससे, tan अल्फा। अल्फा बहुत छोटा है तो 100/3 न्यूटन मीटर रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। समझ गए इतनी बात, समझे। दूसरा क्या होता था, tan बीटा होता था। तो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो तुमने एक चीज ये पढ़ी है, तुमने ये ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, देखो भाई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा ना, होगा कि नहीं। यस सर। क्योंकि हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, यही है ना ऑब्जेक्टिव लेंस। यस सर। तो यानी कि हमें ये बताना है। ठीक, तो ऐसे ले लोगे, ये तो तुम्हारा कितना आ गया था 1/30 वैल्यू आ गया जो है। ठीक, और ये हाइट हमें निकालनी थी 140 क्या है ये 140 क्या चीज है बताओ, फोकल लेंथ है इसकी सर 144 पहले, हाँ फोकल लेंथ है, ये 9.34 में थी हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव वाले की फोकल लेंथ दे रखी थी सीधा। ठीक है, तो अब इसका रेशियो निकालो कितना आ रहा है, देखो रेशियो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, करके देखो। सोल्यूशन मत देखो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, सोल्यूशन तो सब है ही। तो सेकंड केस में हमें बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो सेकंड वाला जो हमारा लेंस है उससे जो इंटरैक्शन होगा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना, हाँ, तो ये ME = 1 + D/FE होता है, ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, सीधा फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, मैग्निफिकेशन हमारी ये ME का फॉर्मूला है 1 + D/FE हो गया, तो ये 1 + 5 हो गया तुम्हारा, ये फोकल लेंथ दे रखी थी, ये 6 आ जाएगा तुम्हारा ये। फिर इस 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 14/3 से, इससे मल्टीप्लाई करोगे अगर, क्योंकि ये है ना फॉर्मूला हमारा भाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो होता है। तो ये इससे पहले हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। फिर हाइट ऑफ इमेज हमें फाइनल इमेज निकालनी थी ना, आईपीस के द्वारा जो फाइनल इमेज बनाई गई है बेटा। तो ME 6 आ गया हमारा, ये कैलकुलेट हो गया, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारा सॉल्व करके क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, इजी। सो ये जो क्वेश्चन है NCERT का 9.14 है और ये CBSE में 3 बार आ चुका है यही क्वेश्चन जो है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कह रहा है कि एक जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। ठीक है, NCERT का ही है 9.14। तो जो इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने देखो एक डायग्राम बनाया हुआ, मान लो कि ये मेरा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये इसको देख रहा है, किसको देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो यहां पे दिया है, यानी किसको देख रहा है, मून को देख रहा है मान लो। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी 15 दे रखी है हमें, आईपीस इसका 1 सेंटीमीटर का, ये आईपीस वाला लेंस हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकलती है, सिंपल फॉर्मूला है, यही है F0/FE। 15 डाल दोगे, ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में कर दिया, इसको मीटर में कर दिया, तो 1500 गुना मैग्नीफाई कर रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें है? नहीं सर, ठीक है। अब
अब अगर हम देखें तो अब तुमको ये पता है, पहले भी बताया है कि यहां से यहां तक कुछ बनेगा यहाँ पे एंगल, और यहाँ पे भी एंगल बनेगा। तो ये जो साइड है और ये जो साइड है रेशियो में रहेगी, नीचे वाली साइड और ये साइड, और नीचे वाली साइड और ये साइड, क्योंकि tan बीटा बाई tan अल्फा होता है, और tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता बेटा? ठीक। अब यहां ध्यान से डायग्राम को देखो जो है, तो क्वेश्चन में जो बोला गया कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कह रहा है सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, ये मून बन गया, ये मेरा मून का डायमीटर ये वाला दिया हुआ है हमें, ठीक है, मून को हम देख रहे हैं, ठीक। तो अगर मून के डायमीटर को टच करते हुए एक लाइन यहां पे बना लूं, यहां पे अगर एक लाइन बना लूं मैं, तो एक ट्रायंगल सा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको अल्फा बोल दिया मैंने, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून, बेस में क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। अर्थ पे हम देख रहे हैं ना। अब तुम कहोगे सर आपने एग्जैक्ट रेडियस लिया है क्या? मैं बोलूंगा भाई थोड़ा सा इक्वेशन में एरर है, इतना हम एजम्पशन से काम चला लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं भी तो थोड़ा बहुत एरर है तो उससे काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट ले लेंगे, दोनों दे रखे हमें, दिए है ना, तो ये निकाल लिया हमने, ठीक। उसके बाद ये जो रेशियो है, यानी ये जो रेशियो अभी निकाला हमने, ये जो रेशियो है इसके भी इक्वल होगा, यानी कि ये जो बन रहा है यहां पे अगर बनेगा, मान लो ये ऐसे बनेगा, तो इसके इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले के सिमिलर है कि नहीं? तो यहां पे जो इसकी जो बनेगी, जो इमेज बनेगी इस वाले लेंस की वजह से, थोड़ा मैंने आगे बना दिया है, उसकी कुछ हाइट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और ऑब्जेक्टिव वाले का फोकल लेंथ यहां से आधा कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो दिस हाइट, जिसको मैंने डी लिखा अपॉन 15 लिख सकता हूं मैं क्या? डी बाई 15 लिख सकता हूं? यस सर। ये एक्चुअली में क्या हाइट है ऑफ इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, अच्छा, ठीक। तो बस हो गया, सॉल्व करके देखो अब इसे, इजी। तो मेन जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो तुम्हारा यूज हुआ है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारा, इसको ए बी सी मान लिया मैंने, और इसको सी डी और ई मान लिया, तो ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हैं? ट्रायंगल सी डी ई के। तो ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, देखो कितना बढ़िया इसको ऑप्टिक्स में यूज हो रहा है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड रेशियो में होती है। देख रहे हो कितनी तगड़ी मैथ्स लग रही है इसमें, बेसिक मैथ्स लग रही है बिल्कुल, ठीक है। तो बस ये हमको मालूम था, ये भी हमको मालूम था, ये हमको मालूम था यहां से यहां तक, ये हमको मालूम था यहां से यहां तक। ये फोकस होता है ना, जब डेरिवेशन करा रहा था तो ध्यान रखना, इसीलिए डेरिवेशन का समझना बहुत जरूरी है कि डेरिवेशन में चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं, और डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, तभी आप विजुलाइज कर पाओगे। बिना डायग्राम के करोगे गलत सलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे रेशियो में ले लिया, ये रेशियो था मेरे पास, एक रेशियो ये था, इसको यहां लिख लिया, एक रेशियो ये लिख लिया मैं, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और ये मेरी हाइट निकल गई, यही हमें निकालना था। आ रहा है समझ में? आ गया होगा बिल्कुल 100% अब।